नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान, कल ही आएगा नतीजा। एनडीए ने बुलाई सांसदों की बैठक। राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या हुई सबसे ज्यादा। राजनीतिक हत्याओं पर केरल सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। 6 अगस्त को सर्वदलीय बैठक। गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले आपदा पीड़ित क्षेत्र घोषित। राज्य सरकार ने किया 1,500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। राहुल गांधी भी आज करेंगे दौरा। अमेरिका रूस संबंध सबसे तनावपूर्ण दौर में। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना, मौजूदा हालात के लिए संसद को ठहराया जिम्मेदार। और कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। दूसरे दिन 3 विकेट पर 344 रन के आगे खेलेगा भारत। लंदन में आज से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोट डाले जाने हैं और मतदान से एक दिन पहले एनडीए की आज बैठक बुलाई गई है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू समर्थित सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी सांसद वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का अभ्यास करेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का एक भी वोट बेकार ना हो। राज्यसभा में एनडीए के 81 और लोकसभा में 337 सांसद हैं। इनके अलावा एआईएडीएमके, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद भी बैठक में शामिल होंगे। देश के 13वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे और नतीजा भी कल ही घोषित होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। लोकसभा के बाद बीजेपी अब राज्यसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। गुरुवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित बीजेपी नेता संपतिया उइके ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। इसी के साथ सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 58 हो गई, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास राज्यसभा में 57 सीटें हैं। संपतिया उइके दिवंगत सांसद और मंत्री अनिल माधव दवे की जगह राज्यसभा में पहुंची हैं। अभी 8 अगस्त को गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना भी बाकी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में यह कहा है कि भारत अपनी विदेश नीति में ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहा है। विदेश नीति पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा नीति की वजह से अमेरिका और रूस भारत के साथ हैं। चीन के साथ सीमा तनाव पर विदेश मंत्री ने कहा कि इसे युद्ध की बजाय द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आतंकवाद बंद करने पर ही बातचीत होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को राज्यसभा में विदेश नीति और सामरिक भागीदारी के साथ तालमेल विषय पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की नीति पर अमल किया गया, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहाँ हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी। के बाद से चीजें बिगड़ी। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। दिस इज द रोड मैप। डोकाला के मुद्दे पर चीन के साथ विवाद पर उन्होंने कहा कि लड़ाई की बजाय बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश चल रही है। India always believes that peace and tranquility in the India-China border areas is an important prerequisite for smooth development of our bilateral relations. We will continue to engage with the Chinese side through diplomatic channels to find a mutually acceptable solution on the basis of the Astana consensus between our leaders. I note the sense of the House is supportive. विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और रूस दोनों का भारत के साथ होना विदेश नीति की कामयाबी है। उन्होंने अमेरिका की ओर से भारतीयों को H1 वीजा में कटौती से इनकार किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय अरब देशों से सबसे अच्छे रिश्ते रहे हैं। द्विपक्षीय सहयोग और भारतीयों से जुड़े मामलों में उन्होंने पूरी मदद की।
सुषमा स्वराज ने इजरायल के साथ अच्छे संबंधों के साथ फिलिस्तीन की अनदेखी से इनकार किया। कृति मिश्रा के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले लगभग सभी दलों ने कल चर्चा के दौरान चीन से विवाद का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने इसे कूटनीतिक तरीके से जल्द सुलझाने पर जोर दिया। इन दलों ने विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को पूरा समर्थन देने का ऐलान भी किया। साथ ही अमेरिका के साथ बढ़ते सामरिक रिश्ते पर भी चिंता जताई। राज्यसभा में विदेश नीति पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने की। उन्होंने डोकाला विवाद सुलझाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी किया। कांग्रेस सांसद ने दिशाहीन विदेश नीति का आरोप भी लगाया। इस समस्या को और एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने की आपकी पॉलिसी में कोई स्थिरता नहीं है। वो बदलती रहती है, पलटती रहती है और देश गफलत में पड़ जाता है कि आपकी सोच क्या है। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और टीएमसी ने सेना को मजबूत करने और पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने पर जोर दिया। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर तरीका है और ये अगर मन और मस्तिष्क में रहेगा हमारे देश के नेताओं के और हमारी सेना इतनी मजबूत होगी, हमारी ताकत इतनी मजबूत होगी तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। हमारी जो परराष्ट्र नीति है, विदेश नीति है, वो ज़्यादा इस समय, इस दौर में हिंदुस्तान के आसपास का जो मुल्क है उसके रिश्ते पर ज़्यादा निर्भर कर रहा है। Make our presence felt in the neighboring countries, especially Sri Lanka, and we should see that our development, our arms and ammunition, which the Indian Army recently we observed. AIADMK ने श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा पर फिर से विचार की मांग की। सीपीएम सांसद सीताराम येचूरी ने रणनीतिक संतुलन बनाने पर जोर दिया। Our appeal to the government is do not cement any US, Israel, India world affairs. Okay. That is not in our country's interest. That is not in the interest of the support and allies that we give. The international maritime boundary line between Sri Lanka and India must be refixed because now our traditional rights of our fishermen are being taken away in the name of international maritime बाउंड्री लाइन। अन्य दलों के सदस्यों ने भी पड़ोसी देशों से बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। साथ ही बांग्लादेश और नेपाल के साथ हुए करारों को पूरा करने की बात कही। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। विदेश नीति पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष आज राज्यसभा में उनके खिलाफ 2 विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि ये प्रस्ताव कथित तौर पर बांगडुंग में एशिया अफ्रीका संबंधों पर सम्मेलन और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर दौरे के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर लाए जाएंगे। पहला प्रस्ताव विदेश मंत्री के उस दावे के विरोध में लाया जा सकता है जिसमें उन्होंने बांगडुंग सम्मेलन में कोई भाषण नहीं देने की बात कही थी। विपक्षी दलों का कहना है कि उनके कथित भाषण को डाउनलोड किया गया है और वे इसे साक्ष्य के तौर पर पेश करेंगे। दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव कथित तौर पर 2015 में प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे के बारे में सदन को गलत जानकारी देने को लेकर है, जिसमें यह दावा किया गया है कि दौरे के बाद से देश में कोई आतंकी घटना नहीं हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एसबीआई की ओर से 1 करोड़ से नीचे के सेविंग अकाउंट्स की ब्याज दरों में कटौती के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि उधारी दरों में कमी के साथ ही बचत खातों की दरों में कमी आई है। शून्यकाल में इस मसले पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बचत खातों और फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दरें उस वक्त की हैं जब महंगाई दर 10 से 11% थी। उन्होंने कहा कि बचत खातों पर ब्याज दर में बदलाव के पीछे महंगाई दर में गिरावट और उच्च स्तर की वास्तविक ब्याज दरों का होना है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 8% ब्याज पर पेंशन स्कीम भी लाई गई है। प्लीज रिमेम्बर that you are talking about a time when inflation was 10 and 11%. The lending rates were high and the sluggishness was setting in because of that. And therefore, when the lending rates go down,
the borrowing rates also will obviously come down. These are all interconnected. शून्यकाल में ये मसला टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उठाया। उन्होंने एसबीआई के इस फैसले पर चिंता जताई। So more than 90% of bank accounts in India are people who have less than 1 crore. The obvious impact is that small depositors. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने सोमवार को बचत खातों पर ब्याज की नई नीति जारी की। नए नियम के तहत बचत खाते में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की जमा राशि पर 4% की दर से ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए से कम जमा राशि पर अब 3.5% ब्याज ही दिया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा ने कल बैंक विनियमन संशोधन विधेयक 2017 को पारित कर दिया। ये विधेयक सरकारी बैंकों को एनपीए समस्या से राहत दिलाने के लिए आरबीआई को व्यापक नियामक अधिकार दिए जाने से जुड़ा है। रिजर्व बैंक को कर्ज की वसूली के लिए कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। विधेयक में आरबीआई को एनपीए की निगरानी के लिए समिति गठित करने का भी अधिकार दिया गया है। इससे बैंकरों की कर्ज पुनर्गठन के मामले को देख रही जांच एजेंसियों को सुरक्षा मिल सकेगी। विधेयक पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी रोकने के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसे जल्द सदन में पेश किया जाएगा। हम लोग एक ड्राफ्ट लॉ हम लोगों ने बनाया है कि जिन चिटफंड कंपनियों की एक्टिविटी अब बंगाल में है या उड़ीसा में है, तो वो तो केवल अपने राज्य के लिए बना सकते हैं। पंजाब अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। व्हाट डू यू डू विद रिगार्ड टू दोज हु हैव अ मल्टी स्टेट ऑल इंडिया ऑपरेशन? तो उसके लिए एक सेंट्रल लॉ हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग की अधिसूचना पर स्टे से इनकार कर दिया है। हालांकि इस मामले की संवैधानिकता पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की अधिसूचना के खिलाफ इतनी देरी से याचिका दाखिल करने पर सवाल किया है। गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने तुरंत रोक से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा चुनाव में नोटा विकल्प पर निर्वाचन आयोग की 1 अगस्त की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिए सहमत हो गया है। कोर्ट ने कहा है ये एक बड़ा भारी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो आपने रेस किया है, इसकी हम सुनवाई करेंगे, क्योंकि आज तो हम फैसला नहीं कर सकते, तो हम नोटिस करेंगे और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे, संवैधानिक इशू पे फैसला करेंगे, लेकिन हम इस पे एक दिन में रोक नहीं लगा सकते। याचिका में कहा गया है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और चुनाव संबंधी नियम 1961 का उल्लंघन होता है। कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ कि नोटा का प्रावधान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। बड़ी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव जो प्रक्रिया है उसमें कोई रोक नहीं होगी, चुनाव प्रक्रिया अपनी जगह चलेगी। जहां तक जो केस की बात करें कोर्ट पे, तो उसमें जो अलग अलग पक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे। गुजरात विधानसभा सचिव ने 1 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। इसमें राज्यसभा के चुनाव में नोटा का प्रावधान शामिल करने की बात है। गुजरात में 8 अगस्त को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा में विपक्ष में बैठे हैं और इस विषय को उठा रहे हैं, वो स्वयं नोटा के प्रावधान के अंदर चुनकर आए थे। तो वो 3 साल खामोश रहते हैं और सिर्फ जानबूझकर कुप्रचार अपप्रचार करने के लिए मोटिवेटेड कैंपेन गुजरात का विषय उठाते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी चुनावों में नोटा लागू करने का आदेश दिया था। इसके बाद 2014 में इसे चुनाव में लागू किया गया। इससे पहले राज्यसभा चुनाव से नोटा विकल्प हटाने की मांग बीजेपी और कांग्रेस चुनाव आयोग से कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पारिवारिक मूल्य, विविधता और पर्यावरणीय चेतना की स्वीकृति भारत की 3 सबसे अहम परंपराएं हैं, जिन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यंग फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से कल मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। पीएमओ के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर बात की। शिक्षा, कौशल विकास, कला संस्कृति और महिला सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के कई सवालों का विस्तार से जवाब दिया। केरल में बढ़ती हिंसा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बढ़ते हमलों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कहा है कि राजनीतिक हमले और हत्याएं रोकने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाए। साथ ही आयोग ने 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है। इस बीच केरल सरकार ने 6 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राजनीतिक हिंसा पर चर्चा होगी। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में सरकार और विपक्ष के बीच मॉनसून सत्र को वक्त से पहले खत्म किए जाने को लेकर गतिरोध बढ़ गया है। कल विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र को तय समय से 8 दिन पहले ही खत्म कर दिया। विपक्ष ने राज्यपाल से मामले में कार्रवाई की अपील की है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मॉनसून सत्र तीसरे दिन ही खत्म कर दिया गया। सत्र को 1 अगस्त से 11 अगस्त तक चलना था, लेकिन गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान किसानों की आत्महत्याओं और भ्रष्टाचार के मसले पर जमकर गतिरोध हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव भी दिया, जिसे मंजूरी नहीं मिली। लगातार गतिरोध के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने मॉनसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। कोई मामला ऐसा नहीं है, सब जुडिस नॉट इन लोअर कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला वहाँ विचाराधीन है तो उस विषय को प्रस्तुत ही करना न उचित है न तर्कसंगत है, और आसंदी ने पहले सेकंड में ही इसको रिजेक्ट कर दिया कि इस विषय में न चर्चा बातचीत नहीं हो सकती। इसे लेकर विपक्षी दलों में भारी रोष है। कार्यवाही स्थगित किए जाने पर कांग्रेस के 3 विधायक सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए और 11 घंटे तक अपना विरोध दर्ज कराते रहे। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि सदन में 11 घंटे तक धरना देने के बाद मार्शलों ने उन्हें बलपूर्वक सदन से बाहर निकाल दिया। संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर जी हमसे मिलने आए थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि मार्शलों का उपयोग नहीं किया जाएगा, समस्या का समाधान लोकतंत्र के दायरे में रहकर निकाला जाएगा। तो उन चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया कि सरकार को अपनी बात से मुकरना पड़ा, मार्शलों को विधानसभा के अंदर भेजकर हमें बाहर निकलवाना पड़ा। हालांकि अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मॉनसून सत्र को बीच में ही खत्म किए जाने के विरोध में राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और शिकायत भी दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली वाला बात बता दो। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ गुरुप्रसाद नाम के एक शख्स ने प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत दर्ज की है। इसमें कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी से जांच की मांग की गई है। ये शिकायत ऐसे समय में की गई जब डीके शिवकुमार के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की। पिछले 2 दिन में हुई इस छापेमारी में अब तक 15 करोड़ रुपए के नकद और गहने बरामद किए गए। जांच अधिकारियों को कई खाते और वित्तीय कागजात भी मिले हैं। शिवकुमार पर यह कार्रवाई कर चोरी के आरोप में हुई। आयकर विभाग ने सिर्फ बुधवार को शिवकुमार के 64 ठिकानों पर छापे मारे। इसमें इंगल्टन रिजॉर्ट भी शामिल है। यहीं पर गुजरात से लाए गए कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक आयकर विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि ये कार्रवाई काले धन के खिलाफ हुई है, इसलिए कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कल देर रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। घटनास्थल से हथियार भी बरामद हुए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए थे। कुलगाम में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया।
वहीं शोपिया में मुठभेड़ में मेजर और जवान की जान चली गई। गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले को आपदा पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कल इन दोनों बाढ़ पीड़ित जिलों के लिए 1,500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने क्षेत्र में 5 दिन गुजारकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से गुजरात को 500 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया था। पाटन जिले में कल बाढ़ के पानी में बहने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 225 हो गया है। सिर्फ बनासकांठा में ही अब तक 60 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री रूपानी ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार धनीरा शहर के बाहर बाढ़ से बचाव करने वाली दीवार बनाने की संभावनाओं पर विचार करेगी। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने असम के लखीमपुर में ग्रामीणों से मिलकर हालात की जानकारी ली। राहुल गांधी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की मार झेल रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2,350 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। और इधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में कल भारी बारिश हुई। शिमला में बारिश इतनी जोरदार थी कि 5 वाहन बह गए। कई रास्तों और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में भी कल तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से भूस्खलन की कई घटनाएं हो सकती हैं। प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। कई रास्तों, ब्रिजों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते अपने सबसे निचले और बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ये बयान अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के 1 दिन बाद आया है। लगातार बढ़ते घरेलू दबाव के चलते बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। विधेयक में ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ भी प्रतिबंध शामिल है। अमेरिका की इस कार्रवाई पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने इसे पूरी तरह से आर्थिक युद्ध करार दिया। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूस पर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हिलेरी क्लिंटन के चुनाव अभियान को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया था। रूस पर डेमोक्रेटिक पार्टी के कंप्यूटर्स हैक करने और हिलेरी के ईमेल लीक करने का भी आरोप लगा था। और अब खेल की खबर। 2 बार के पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह के नाम की भी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसा की गई है। जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र खेल रत्न के लिए सिफारिश किए गए पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। झाझरिया ने 2004 एथेंस ओलंपिक और पिछले साल रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र जस्टिस सीके ठक्कर की अध्यक्षता वाली चयन समिति की पहली पसंद थे। समिति ने दूसरे विकल्प के रूप में सरदार सिंह को चुना है और ये सुझाव दिया कि दोनों को साझा रूप से भी पुरस्कार दिया जा सकता है। अंतिम फैसला खेल मंत्रालय करेगा। चयन समिति ने अर्जुन पुरस्कार के लिए भी 17 खिलाड़ियों के नाम भेजे हैं। इनमें क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, पैरा ओलंपिक पदक विजेता एम थंगावेलु, वरुण भाटी, गोल्फर SSP चौरसिया और हॉकी खिलाड़ी SV सुनील शामिल हैं। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन कल भारत ने 3 विकेट पर 344 रन का मजबूत स्कोर बना लिया है। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे शतक बनाकर क्रीज पर डटे हैं। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 211 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। पुजारा 128 रन और रहाणे 130 रन बना चुके हैं। पुजारा का ये 50वां टेस्ट मैच है जिसमें उन्होंने करियर का 13वां शतक लगाया। रहाणे ने अपने 39वें टेस्ट में 9वां शतक बनाया। एक वक्त भारत 133 रनों पर 3 विकेट गंवा चुका था। पिछले मैच के शतकधारी शिखर धवन इस बार 35 रन बनाकर आउट हुए, जबकि लंबे वक्त के बाद टीम में शामिल किए गए लोकेश राहुल ने 57 रन बनाए। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शतक बनाने वाले विराट इस बार 13 रन ही बना पाए।
IAAF विश्व चैंपियनशिप 2017 का आज से लंदन में आगाज हो रहा है। उसेन बोल्ट आज आखिरी बार ट्रैक पर दौड़ेंगे। बोल्ट के संन्यास के साथ ही एथलेटिक्स में एक युग का अंत हो जाएगा। प्रतियोगिता में भारत के 25 एथलीट शिरकत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें विश्व जूनियर रिकॉर्डधारी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से है। आज शुरुआती दिन कोई भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा। 2003 में लंबी कूद की एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था। और आज मशहूर स्वतंत्रता सेनानी फिरोज शाह मेहता की जयंती है। पारसी परिवार में जन्मे फिरोज शाह मेहता सॉलिसिटर और पत्रकार भी थे। अंग्रेज हुकूमत के दौरान उन्हें कानून सलाहकार नियुक्त किया गया था। इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब फिरोज शाह मेहता भारत लौटे तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ जुड़कर उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। वे मुंबई नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और संस्था के सुधार के लिए बहुत काम किया। 1890 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। फिरोज शाह मेहता ने शिक्षा के विकास पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत की। इस समाचार पत्र का देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा। आज हिंदी फिल्मों के मशहूर गायक किशोर कुमार की जयंती है। आवाज के जादूगर किशोर कुमार ने न सिर्फ गायकी में अपना नाम रोशन किया बल्कि अभिनय, निर्देशन और निर्माता के रूप में भी नाम कमाया। रोमांटिक गीतों के जरिए लोगों के दिलो दिमाग पर एक खास जगह बनाई। किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी, चाचा जिंदाबाद और पड़ोसन जैसी फिल्मों में खुद को एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। बेहतरीन सुरों के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। आइए डालते हैं उनके फिल्मी सफर पर और कुछ सदाबहार गीतों पर एक नजर। जान जब इस दिल नाकाम से रुख सच होगी, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। और इसी के साथ चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान, कल ही आएगा नतीजा। एनडीए ने बुलाई सांसदों की बैठक। राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या हुई सबसे ज्यादा। राजनीतिक हत्याओं पर केरल सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। 6 अगस्त को सर्वदलीय बैठक। गुजरात के बनासकांठा और पाटन जिले आपदा पीड़ित एक क्षेत्र घोषित। राज्य सरकार ने किया 1,500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। राहुल गांधी भी आज करेंगे दौरा। अमेरिका रूस संबंध सबसे तनावपूर्ण दौर में, राष्ट्रपति ट्रंप ने माना। मौजूदा हालात के लिए संसद को ठहराया जिम्मेदार। और कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। दूसरे दिन 3 विकेट पर 344 रन के आगे खेलेगा भारत। लंदन में आज से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।